हेलो। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हमारे लिए खास दिन है, बहुत खास दिन है, क्योंकि आज हम लोग कृषि के ऊपर बातचीत करेंगे, द फ्यूचर ऑफ फार्मिंग। हम सबको पता है कि ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरे देश की रीढ़ की हड्डी है। और आज कोविड की इस भयंकर परेशानी के समय में अगर देश को कोई उबार सकते हैं तो ग्रामीण लोग उबार सकते हैं, कृषक लोग उबार सकते हैं, क्योंकि बड़े शहरों के अंदर कोविड-19 का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और आने वाले समय में भी समस्याएं रहेगी। लेकिन अगर गांव के अंदर कृषि और उससे जुड़े हुए काम, पशुपालन आदि अगर अच्छी तरह से फलने फूलने लग जाएंगे तो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाएगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि उनका सपना है कि किसानों की आमदनी डबल हो। ये कैसे संभव होगा? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ में हैं अमित पाठक। अमित पाठक एक फर्स्ट जनरेशन कृषि व्यवसायी हैं। उन्होंने कृषि के क्षेत्र में एक बहुत ही शानदार संगठन शुरू किया है जिसका नाम है अंजू ऑर्गेनिक लाइफ सॉल्यूशन। कमाल का ऑर्गेनाइजेशन है, वाकई कमाल का ऑर्गेनाइजेशन। इस संगठन के द्वारा, इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अमित पाठक ने पूरे भारत में ऑर्गेनिक खेती, जिसे हम कहते हैं कीटाणु, जिसे हम आप ये समझिए कि बिना पेस्टिसाइड, बिना केमिकल की खेती, जो पूरी तरह से स्वास्थ्य के अनुकूल, उस कृषि को पूरे भारत में फैलाने के लिए अमित पाठक ने अतुलनीय अद्भुत कार्य किया, अद्भुत कार्य किया। उन्होंने इतनी छोटी उम्र में, वो अभी 25 साल के भी नहीं हैं, लेकिन इतनी छोटी उम्र में उन्होंने अथाह परिश्रम किया है। पूरे भारत में, पूरे भारत को कितनी बार नाप डाला है। हर गांव, हर शहर जहां भी वो जाते हैं, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अब हमारा कर्तव्य है कि हम उनके साथ जुटें, क्योंकि वो अकेले इस मकसद को हासिल नहीं कर सकते। हम सब लोग उनके साथ में मिल करके उनका सहयोग करें, क्योंकि ये मकसद तो पूरे देश का है। ये मकसद तो पूरे देश का होना चाहिए कि हमें पूरे भारत के अंदर केमिकल मुक्त कृषि को अपनाना है। पूरे भारत के अंदर ऐसी कृषि अपनानी है जिसके अंदर कोई भी पेस्टिसाइड्स काम में नहीं आए, जिसमें शरीर के लिए नुकसानदायक कोई केमिकल काम में नहीं आए। तो जो मकसद अमित पाठक लेकर के चल रहे हैं वो हम सबका मकसद है। तो मैं सबसे पहले अमित पाठक का स्वागत करता हूं और आपका भी स्वागत करता हूं, और आप सभी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं अमित से। तो मैं अमित से ही ये प्रश्न सीधे पूछता हूं कि भारत में जैविक कृषि यानी परंपरागत कृषि, यानी ऑर्गेनिक खेती, यानी केमिकल फ्री खेती, जिसमें कहीं कोई कीटनाशक नहीं हो, ऐसी खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाना चाहिए? अमित पाठक, आपका स्वागत। जी, सबसे पहले तो मैं नमस्कार करता हूँ जैन साहब को, जो मेरे लिए इस धरती पे साक्षात भगवान के रूप में प्रकट लिए हैं। और मैं ये बड़ा सौभाग्य अपने आप को कहता हूँ कि मेरे गुरु श्री त्रिलोक कुमार जैन साहब गुरु से ज्यादा ये मेरे लिए भगवान है, क्योंकि आज जो भी मैं कुछ हूँ, जहां भी हूँ, जैसा भी हूँ, ये सारा का सारा श्रेय हमारे गुरु, हमारे भगवान श्री त्रिलोक कुमार जैन साहब को जाता है। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा आप सभी को, एंड हमारे सारे साथियों को नमस्कार। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं एक छोटे से गांव जिसका नाम है गया, मैं वहां से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। और मैं जयपुर आया था पढ़ाई करने, लेकिन सडनली हमारी मुलाकात श्री त्रिलोक कुमार जैन साहब जी के साथ हुई। और कहीं ना कहीं शायद पिछले जन्म का कह सकता हूँ, या किसी जन्म का हमारा एक नाता था जो इस जन्म में हम मिले हैं। तो जब हमारी मुलाकात हुई तो
इन जैन साहब ने हमारी काउंसलिंग लेकर के मैं उनके यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का कोर्स कॉर्पोरेट सेक्रेटरीशिप में किया। लेकिन कोर्स तो एक डिग्री था, लेकिन कोर्स के दौरान जो मैंने सीखा शायद मैं जिंदगी में कभी और सीख नहीं पाता। ठीक है, मैं क्या, हमारे साथ के और भी बच्चे हैं, 6000 स्टूडेंट 2000। तो मैं ये बड़े बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि ये बड़े कम लोगों की सौभाग्य होती है कि ऐसे गुरु जिनको मिल जाए, शायद उनके लिए ये जिंदगी बदल जाती है। तो सिंपल सी बात है, मैं तो बस यही कहूंगा कि मेरी तो जिंदगी वाकई बदल चुकी है। ठीक है। तो जब मैं मिला था, मैं स्टडी करने के दौरान मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप की शायद मीनिंग भी नहीं आती थी, तब की बात है। लेकिन आज मैं अपने आप को ये कहता हूँ, यस आई एम एग्री एंटरप्रेन्योर। तो मैं बड़े प्राउड के साथ कहता हूँ कि नाउ आई एम एंटरप्रेन्योर। उसके पीछे डेफिनेटली बहुत मेहनत करना, प्लानिंग करना पड़ा, एग्जीक्यूशन करना पड़ा, आइडियाज डेवलप करने पड़े। क्योंकि जब हमारे पास आइडिया होता है तो हम प्लानिंग करते हैं, देन एग्जीक्यूशन करते हैं, फिर ऑब्स्टेकल्स आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्स्टेकल्स होते हैं, देन फिर एक छोटी सी अचीवमेंट मिलती है, फिर ऑब्स्टेकल्स, देन अचीवमेंट, देन ऑब्स्टेकल, देन अचीवमेंट, फिर हमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है। बट मैं अभी भी ये कहता हूँ कि मेरे को अभी वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला है जहां मैं जाना चाहता हूँ। यानी कि अभी गोल बहुत दूर है, लेकिन हाँ दिख रहा है कि यस वो डे मैं एक दिन पहुंच जाऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आप सभी को अपने स्टार्टअप्स के बारे में। आई एम इनटू ऑर्गेनिक फार्मिंग सेक्टर। ऑर्गेनिक फार्मिंग में बेसिकली हम लोग टेरेस के ऊपर फार्म डिजाइन करते हैं, जिसमें हम लोगों के लिए सब्जियां उगा। ठीक है। साथ जो हमारी बैरन लैंड है, उसके अंदर भी हम सब्जियां ग्रो करते हैं सीजन के अकॉर्डिंग, वेराइटीज ऑफ वेजिटेबल, ना कि सिर्फ एक सेलेक्टेड वेराइटीज। लेट्स से इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम कितने टाइप ऑफ तरह की सब्जियां उगाते हैं, तो लगभग हम 70 से 80 प्रकार की सब्जियां हम एक साल में ग्रो करते हैं सीजन के अकॉर्डिंग। इसमें हमारा सबसे खास बात है टेरेस की, अगर हम बात करते हैं, जिसको बोलते हैं रूफटॉप ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें हम बिना मिट्टी, बिना पेस्टिसाइड और बिना केमिकल की हम फार्मिंग करते हैं। इसमें जो हमने मिट्टी बनाया है वो बेसिकली मिट्टी नहीं है, 0% सॉइल है। वो 17 से 18 प्रकार का बायो इंग्रेडिएंट का मिक्सचर का बना हुआ वो सॉइल यानी कि मिट्टी है। और वो मिट्टी से 5 गुना हल्का होता है। 72 घंटे की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है। अगर आप अभी पानी डालते हैं तो अगले 72 घंटे तक अगर आप पानी नहीं डालेंगे तो उसमें कोई पौधों को किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। और हर लोग अपनी घर की सब्जियां जो उनके किचन में डेली यूज जो होता है, वो सब्जियां अपने टेरेस के ऊपर से बड़ी खुशी से ग्रो कर सकते। ठीक है, बड़े प्यार से। तो अभी जैसे देखिए कोरोना का इतना बड़ा महामारी आया, इस महामारी में सबसे ज्यादा कोरोना फैला है सब्जियों से। वो किस तरह फैला कि एक ही ठेले पे, एक ही जगह पे कई लोग सब्जियां लेने जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं लोग संक्रमित हो रहे हैं और उससे कोरोना फैल रहा है। लेकिन ये मुहिम मैं आज नहीं, ये मुहिम मैं 2017 में ही स्टार्ट, 17 अगस्त 2007 की बनाया ऑर्गेनिक भारत। तो धीरे 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 मैं एक जगह से स्टार्ट किया। पहले मैं पंजाब, फिर दिल्ली, जयपुर। ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ कई शहरों में गया, बिहार के कुछ शहरों में गया, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। एंड लिटिल बिट ऑफ वेस्ट ऑफ बंगाल। तो लगभग इंडिया अभी तक मैं 28 शहरों में पहुंच चुका हूं। और आज हमारी 28 सिटीज ऑफ इंडिया के अंदर, इंडिया के 28 शहरों में ये रूफटॉप ऑर्गेनिक फार्मिंग की जा रही है। ठीक है। इसमें ज्यादातर लोग अभी हमारे साथ जो जुड़े हैं इस मुहिम में, वो हमारे साथ डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टर्स को ये बताने की जरूरत नहीं होती कि व्हाट वी आर ईटिंग टुडे, हम क्या खा रहे हैं या हमें क्या खाना चाहिए। ठीक है। वो उन्हें पता है कि ऑर्गेनिक खाने से हमें क्या बेनिफिट है और क्या लॉस है। इस वजह से आज हमारे साथ अप्रोक्स 70 यानी कि टोटल जो हमारे साथ जुड़े हैं इस मुहिम में, उसमें से 70% ऐसे लोग हैं, 70% वो लोग हैं जो डॉक्टर हैं।
ये मैं बड़े गर्व महसूस करता हूँ, बहुत गर्व ये फील करता हूँ कि हमारे साथ डॉक्टर सबसे ज्यादा जुड़े हैं। और आने वाले समय में मैं डॉक्टर ऑर्गेनिक क्लब का एक स्थापना करने जा रहा हूँ, जिसमें हम एक डॉक्टरों का क्लब बना रहे हैं, जो डॉक्टरों को हम हेल्थ रिलेटेड लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रोसरीज, ये हम प्रोवाइड करेंगे। इट मे बी पॉसिबल वेजिटेबल्स, जो सब्जियां हैं वो आप अपने टेरेस पे खुद ग्रो कर सकते हैं, और ग्रोसरीज आइटम है उसके लिए हम आपको एक प्लेटफॉर्म देंगे, एक प्लेस देंगे रेंट पे, जहां से आपके लिए हम जो भी ग्रीन्स हैं, पल्सेस हैं, व्हीट है, राइस है, वो हम आपको अवेल कराएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम इन हाउस करने जा रहे हैं बहुत जल्द। ठीक है, अब मैं आता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि हम क्या क्या ग्रो करते हैं। सीजन के अकॉर्डिंग हम सारी सब्जियां ग्रो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समर, रेनी और विंटर आता है, तो समर में समर की वेराइटीज ग्रो होती हैं, अर्ली, मिड और लेट वेराइटी। यानी कि समर सीजन में हम 3 तरह की वेराइटियों के साथ प्ले करते हैं। इसी प्रकार से विंटर के अंदर होता है, और इसी प्रकार से रेनी सीजन में होता है। मेजर समर और रेनी सीजन में लगभग सेम वेराइटीज होती है, कुछ चीजें डिफरेंट होती है। और विंटर सीजन का एक सेपरेट वेराइटी होता है। विंटर में 40 to 45 वेराइटीज हम ग्रो करते हैं टेरेस के ऊपर, और समर में लगभग 30 to 35 वेराइटीज होता है जो हम ग्रो करते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि अगर आपके पास टेरेस है, किसी भी इंडिविजुअल जो हाउस है उनके पास अगर टेरेस है, तो टेरेस के ऊपर अपनी कंजप्शन के लिए जो उनके घर में कंज्यूम होता है डेली मात्रा, वो अपने टेरेस से ग्रो कर सकते हैं। जैसे अभी कोरोना में आपने देखा कितना ज्यादा महामारी, अगर लोग अपने छतों के ऊपर अगर ये चीजें पहले से करते आते, यानी कि अपने टेरेस के ऊपर अपने घर के लिए अगर वो सब्जियां उगा रहे होते, तो उनको मार्केट जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर वो मार्केट में नहीं जाते, उस भीड़ में नहीं जाते, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोरोना नहीं फैलता, इस तरह की महामारी। तो इसका मतलब ये एक चीज पता चल गया कि आने वाले समय में अब इस तरह की बीमारियां आएंगी सामने, कि हम घर के अंदर ही हमें रहना होगा, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते। ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत पैसा है तो हम दुनिया में कहीं भी जाकर के इलाज करा पाएंगे। नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है जो अभी के सिचुएशन है। ठीक है, तो मेरा एक राय होगा कि अगर हम ये ठाने कि ग्रो योर, हम अपना भोजन स्वयं उगाएं, इससे बड़ी मुहिम कुछ नहीं हो सकती। ये हमारे लिए आने वाले समय के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये मैसेज है। मैं इस बात को एक कागज से लिख करके दे सकता हूँ कि आने वाले समय में हमें सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसकी जरूरत पड़ेगी, वो है भोजन, और वो मिलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि जो गांव की जमीनें थी, वो अब शहरी क्षेत्र में कन्वर्ट हो रही है। वहां पे मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, स्काई रैपर्स, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये, अगर हम फ्यूचर को देखें कि आने वाले समय में एग्रीकल्चर लैंड जब रहेगा ही नहीं, तो हम उगाएंगे कहाँ, फिर हम खाएंगे कैसे? तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज की प्लानिंग करनी होगी कि ग्रो योर ओन फूड, और बहुत कम समय में थोड़ी सी टाइम इन्वेस्ट करके, थोड़ा सा मेहनत इन्वेस्ट करके आप अपने घर के लिए खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। एनीथिंग यू वांट यू कैन प्रोड्यूस योरसेल्फ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी 4 लोगों की फैमिली है, तो 4 लोगों की फैमिली के लिए आपके टेरेस पे कम से कम 400 से 500 स्क्वायर फीट एरिया की सिर्फ जरूरत पड़ती है। 400-500 स्क्वायर फीट एरिया में आप उस सिस्टम को डिजाइन करके, और आप अपने किचन कंजप्शन के अकॉर्डिंग और अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने लाइक्स के अकॉर्डिंग, जो सीजन में उगाए जा रहे हैं, आप वो सब्जियां लगा सकते हैं बड़े प्यार से। आप उसको ग्रो कर सकते हैं, और यू कैन इजिली हार्वेस्ट। एक दिन में सिर्फ आपको 15 मिनट समय देने की आवश्यकता है। 15 मिनट अगर आप डेली देते हैं, तो उससे आप अपने किचन की सब्जियां जो भी यूज हो रही है, वो आप खुद ही ग्रो कर सकते हैं। इट मीन्स आप ये देखिए आपको कितना बेनिफिट मिला। सबसे पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको मार्केट जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आपको जहरीली सब्जियां जो बाजार में मिल रही है, जिसके ऊपर हैवी मेटल्स का इस्तेमाल हो रहा है, हैवी पेस्टिसाइड का, हैवी केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है, वो आपको आप नहीं यूज कर रहे हो। ठीक है, आपको फ्रेश, हेल्दी, सेफ और ऑर्गेनिक, जैविक आपको भोजन मिल रहा है, आप किचन में उसको यूज कर रहे हैं, तो इससे आपकी हेल्थ को डायरेक्ट बेनिफिट है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अगर अपने टेरेस के ऊपर, अपनी छत के ऊपर अगर ये चीज ग्रो करते हैं, तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको क्या मिला?
कि बाजार आपको जाने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली आज के समय में जो कोरोना का महामारी है उससे आप दूर रहेंगे। दूसरी चीज ये है कि आपको केमिकल, पेस्टिसाइड और हैवी मेटल्स फ्री आपको सब्जियां मिल रही हैं। तीसरा बेनिफिट ये है कि आपका फ्यूल कॉस्ट बचा। फोर्थ बेनिफिट ये है कि आप एक्सरसाइज करने से आपको जाना पड़ता है, आपको जिम जाना पड़ता है। अगर आप जिम में अगर 1 घंटा समय व्यतीत कर रहे हैं, अगर आप अपने टेरेस के ऊपर इनका अगर देख रेख करेंगे, होइंग करना है, क्लीनिंग करना है, गार्डनिंग करना है, अगर इनमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, अपना समय अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको एक्सरसाइज करने की भी जरूरत ना पड़ेगी, क्योंकि आप स्वयं अपनी जगह से बैठकर अपने टेरेस के ऊपर, अपने छत के ऊपर ये काम कर सकते हैं। उससे आपको हेल्थ को भी बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है। तो रूफटॉप फार्मिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। थर्ड बेनिफिट ये है कि जब जिस टेरेस के ऊपर ये इंस्टॉल होता है, उसके नीचे की जो हीट होती है वो रिड्यूस हो जाती है। वो 5 to 6 डिग्री हीट रिड्यूस हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल टेरेस के ऊपर अगर आपने ये सिस्टम को इंस्टॉल किया है, तो उसके नीचे का जो कमरा है, उसके नीचे का जो फ्लोर है, वो 6 to 7 डिग्री, 5 to 6 डिग्री वो जो हीट है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इससे कहीं ना कहीं हम जो एसी का यूज करते हैं, पंखे का यूज करते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, वो जनरेट नहीं हो रही है। यानी कि कहीं ना कहीं हमने हीट को भी रिड्यूस किया है। ठीक है। ये अपने को बेनिफिट है। फोर्थ बेनिफिट क्या है? हमारा कमिंग जनरेशन, जो हमारा कमिंग जनरेशन है, डेफिनेटली उसकी लाइफ साइकिल फिर बढ़ेगी। आज की डेट में देखिए, पहले 120 साल का था, 130 साल का था, फिर 100 का हुआ, फिर 80 ईयर्स का लाइफ साइकिल हुआ, फिर 60 का हो गया। आज के डेट में एक आदमी की मैक्सिमम आयु 60 वर्ष है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोगों की जो एज होगा, या हमारे नीचे की जो पीढ़ी होगी, डेफिनेटली उसकी अगर आप देखेंगे लाइफ साइकिल, तो कहीं ना कहीं 50, 40, 30 पे आके रह जाएगी। फिर आप समझ सकते हैं कि आने वाला समय कितना भयावह होगा। ठीक है। कि जन्म लिया नहीं कि जिंदगी ही खत्म हो गई। तो ये कब तक चलेगा? तो हमें कहीं ना कहीं वापस उस चीज को अपनाना होगा जो आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले की जाती थी और होती थी। केमिकल को बाइकाट करना होगा, पेस्टिसाइड को बिल्कुल बंद करना होगा। जो इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट निकल रही है, हैवी मेटल्स, कहीं ना कहीं ये नाले में जाता है, नाले से फिर सिंचाई की जाती है पौधों के ऊपर, फसल के ऊपर। उससे फसल बहुत अच्छे होते हैं, हमें बाजार में बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन हमें ये आइडिया नहीं होता कि इस फसल को खूबसूरत बनाने में किन किन चीजों का इस्तेमाल हुआ है, किन किन चीजों का यूज हुआ है। तो हमें ये जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी कि कौन सी चीजें हमारे लिए सही है और कौन सी चीजें हमारे लिए गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर जनरेशन को वो दिन प्रतिदिन खत्म करते जा रही है। ठीक है। तो हमारी जो कमिंग जनरेशन है उसको अगर बेनिफिट होगा, अगर हम इस तरह के स्टेप्स अगर हम लेते हैं तो। ठीक है। अभी सत्यमेव जयते का एक एपिसोड था, वो भी आप देख सकते हैं, आमिर खान का, जिसमें जयपुर के अंदर एक उन्होंने सर्वे कराया था, और उसमें ये निकला था कि जो बच्चा जन्म लेता है उसकी 70%, 60%, 50%, 40% उसकी बॉडी जो है वो प्रॉपर मतलब पूरी तरह से वो बन नहीं पाई है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था हैवी मेटल्स, पेस्टिसाइड, केमिकल, जो हमारे भोजन के द्वारा हमारे शरीर में जा रही है। तो ये हमारे लिए बहुत चिंताजनक स्थिति बनती जा रही है कि आज की डेट में जो हम खा रहे हैं वो एक फ्रेश, हेल्दी और एक अच्छा भोजन नहीं है। वो कहीं ना कहीं एक तरीके से इनडायरेक्टली वे में हम जहर खा रहे हैं। तो हमें इसको स्टॉप करना होगा। हमें ये विचार करना पड़ेगा कि हम क्या खा रहे हैं और हमें क्या खाना चाहिए। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है, जो मैं आज से 4 साल पहले लिया था। ठीक है। डेफिनेटली भगवान ना करे जो मेरे साथ हादसा हो चुका है वो आप में से किसी के साथ हो, या इस धरती पे रहने वाले किसी भी इंसान के साथ वैसा हादसा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसिडेंट कन्वर्टेड इनटू इंस्पिरेशन। तो जस्ट सेम मेरे साथ ऐसा ही हुआ है कि मेरा एक इंसिडेंट हुआ, आज कन्वर्टेड इनटू इंस्पिरेशन। क्योंकि कैंसर एक सबसे बड़ा बीमारी है, उसका सबसे बड़ा रीजन है पेस्टिसाइड, केमिकल, हैवी मेटल्स। मेरी माता जी के साथ ऐसा केस हुआ है। मैं आपको माफी चाहूंगा, मेरे को बताना नहीं चाहिए, बट मैं बताना अभी बहुत जरूरी समझता हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि भगवान ना करे आने वाले समय में किसी और के साथ ऐसी घटना हो। मेरी माता जी को ब्लड कैंसर डायग्नोसिस हुआ था, सडन, एंड एवरीथिंग कोलैप्स विद इन 35 डेज। सब कुछ खत्म हो गया 35 दिन के अंदर। मतलब पहले से कुछ पता नहीं चला, लेकिन जब मैं उसकी तह तक गया तो मेरे को ये पता चला कि ये हैवी मेटल से और पेस्टिसाइड और केमिकल से हुआ, जो हम सेवन करते हैं रोज।
यानी कि हम हैवी मेटल्स का सेवन रोज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड और केमिकल का सेवन इनडायरेक्टली वे में रोज कर रहे हैं। वो कैसी? जो बाजार से हरी सब्जियां आ रही हैं, खूबसूरत दिखने वाली सब्जियां आ रही हैं, वो हमारे लिए जहर का आज की डेट में पूरी तरह से वो जहर है। तो हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे हमारी बॉडी को नुकसान पहुंच रहा है। और एक लास्ट मोमेंट ऐसा आता है जब हमें पता चलता है कि वी आर इन लास्ट स्टेज, अब ये बॉडी में इतना ज्यादा फैल चुका हुआ होता है कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो मेरी माता जी का देहांत 31 मई 2017 को हुआ। लेकिन जब मैं उसकी तह तक गया तो मेरे को पता चला कि ये देहांत के पीछे क्या रीजन था। तो कैंसर था। तो कैंसर क्यों हुआ, तो उसके पीछे ये रीजन पता चला। तब से मैंने ये ठान लिया कि नहीं, अब मैं ये एक मिशन बनाता हूँ कि आओ बनाए ऑर्गेनिक भारत। मैं अपनी माँ को तो डेफिनेटली बचा नहीं पाया, बहुत कोशिश किया। शायद मैं दुनिया के सारी दुनिया को तो नहीं बचा सकता हूँ, लेकिन एटलीस्ट मैं अगर कुछ परसेंट को भी बचाया तो मेरे लिए बहुत 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 मेरे लिए कह सकता हूँ कि खुशी की बात होगी। मैं बहुत छोटे शब्द में कहता हूँ कि खुशी की बात होगी। खुशी की ही बात नहीं, शायद आई एम स्पीचलेस राइट नाउ। मेरे पास वो शब्द नहीं है जो मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है, जिसको दर्द का एहसास होता है, उसी को ये मालूम होता है कि क्या कंडीशंस होती हैं। तो मैं इसीलिए आप सभी से ये गुजारिश कहता हूँ कि हम ये नहीं चाहें कि ऐसी समस्या आने वाले समय में कैंसर भी एक महामारी बन जाए। ठीक है, इसलिए हम आज ही ये स्टेप्स लें कि आओ बनाए ऑर्गेनिक भारत। हम लोग स्वयं उगाए अपने घरों के ऊपर, छतों के ऊपर, बालकनी में, गार्डन में। अगर हमारे पास कोई वैकेंट एरिया है, पड़ोसी का खाली प्लॉट है, तो उनसे बात करें, उनके साथ मिलकर हम ये चीज का स्टेप्स लें। क्योंकि जब तक हम इस पे सोचेंगे नहीं, विचार नहीं करेंगे, हम आने वाले समय हमारे लिए बहुत भयावह बनने जा रही है। क्योंकि खाना तो है ही, अगर जीना है तो खाना है। अगर खाना अगर अच्छा नहीं रहेगा तो हम डेफिनेटली हम जी नहीं पाएंगे, हमारी जनरेशन खराब होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये मेरा रूफटॉप फार्मिंग से रिलेटेड आप सभी को मेरे को ये बताना बहुत जरूरी मैं समझता हूँ। ठीक है, ये रूफटॉप। अब मैं आता हूँ लैंड फार्मिंग, जिसमें हम बड़े बड़े लैंड्स के ऊपर हम फार्मिंग कर रहे हैं। इसमें हमने कम्युनिटी फार्मिंग मॉडल लॉन्च किया है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कम्युनिटी है, फॉर एग्जांपल हनुमान नगर एक्सटेंशन। अब हनुमान नगर एक्सटेंशन का जो डी ब्लॉक है, हमने उसके अंदर एक कम्युनिटी बनाया। उस कम्युनिटी में हमने 20 लोग जोड़ा। अब 20 लोगों के लिए हमने 2 बीघा 3 बीघा जैसी उनकी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने 2 से 3 या 4 5 बीघे जमीन लिया। और उस जमीन पे हमने उनके लिए सिर्फ सब्जियां उगाया। यानी कि हनुमान नगर एक्सटेंशन का जो बी ब्लॉक है, उसके अंदर की 20 लोगों के लिए हमने एक जगह जमीन लेकर हमने सब्जियां उगाया। और वहां पे सब्जियां उगा करके उनको हमने डायरेक्ट सप्लाई किया। यानी कि हनुमान नगर एक्सटेंशन में बी ब्लॉक में मिसेस शर्मा का जो मिसेस शर्मा जी हैं, तो मिसेस शर्मा के घर में अगर 4 लोगों का परिवार है, तो हम 4 लोगों के हिसाब से मिसेस शर्मा को हमने 1,000 फीट का एरिया अलॉट कर दिया। यानी कि 100 गज का एरिया हमने उनको अलॉट किया। 100 गज एरिया से उनके लिए सब्जियां फुलफिल हो जाएंगी। ठीक है, अब ये ग्रो कौन करेगा? तो वहां पे हमारी टीम लगी हुई है जो ग्रो कर रही है, क्लीनिंग कर रही है, होइंग कर रही है, वाटरिंग कर रही है, फीनिंग कर रही है, ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, हम नर्सरी बिल्ड कर रहे हैं, और वहां से हम डायरेक्ट कस्टमर तक हम सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये जो मॉडल है इंडिया के अभी 4 5 शहरों में ऑलरेडी हम कर रहे हैं। लाइक एनसीआर का गाजियाबाद, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, इन जगहों पे हम कर रहे हैं। जयपुर का बस्सी में हम कर रहे हैं, जयपुर में हमारा सप्लाई हो रहा है। ये राजस्थान का एक बेल्ट कोटा है, वहां पे हम कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम देहरादून में स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड नाउ वी आर प्लानिंग फॉर कलकत्ता ऑल्सो। ठीक है, तो आने वाले समय में और भी जगहों पे हम ये मॉडल को लॉन्च करने जा रहे हैं। अभी हम 2 जगह और लॉन्च कर रहे हैं, एक लखनऊ और एक कानपुर। बहुत जल्द हम फरुखाबाद में हमारा पॉइंट होगा, जहां से हम 100 से 200 लोगों को हम डायरेक्ट सप्लाई कर रहे होंगे लखनऊ के अंदर। ठीक है, जो हमें स्टोर कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं कि हमारे फार्म से डायरेक्ट स्टोर में आएगा, स्टोर से और भी लोग पिकअप कर सकते हैं। ठीक है, एक ये मॉड्यूल है। इसी के साथ हमने सेकंड मॉड्यूल और जोड़ा है कि जैसे फॉर एग्जांपल वीकेंड पे सैटरडे संडे को अगर आप खुद से आना चाहते हैं, तो आप हमारे फार्म पे आइए। और फॉर एक कस्टमर, आप खुद अपने फैमिली के साथ वीकेंड ड्राइव पे आए,
ठीक है, लॉन्ग ड्राइव पे है और हमारे फार्म पे आइए, एंजॉय कीजिए और आप अपने एरिया में जाइए, अपने ब्लॉक में जाइए, जो भी सब्जियां आप खुद से हार्वेस्ट करके आप ले जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको होम डिलीवरी नहीं चाहिए तो ये भी हमने ऑप्शन रखा है। अगर आपकी कोई किट्टी पार्टी है, कोई गेट टुगेदर अगर अरेंज करना चाहते हैं तो ऑन फार्म हम अरेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको एडवांस इंफॉर्मेशन हमें देनी होगी। इस तरह का हम मॉड्यूल लेकर आए हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको नेचर के साथ जुड़ना ही पड़ेगा आने वाले समय में, अगर आपको सरवाइव करना है तो, क्योंकि आज के समय में देख लीजिए सर्वाइवल स्टेज आ चुका है और आने वाला समय हमारे लिए और भयावह बनने जा रहा है, वो और भी दर्दनाक बनने जा रहा है। ठीक है, अगर आज हमने इस चीज के ऊपर सुधार नहीं लाया, आज अगर हमने इस पे विचार नहीं किया, आज अगर हमने इस पे चिंताजनक स्थिति अगर नहीं बना पाए, तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत भयावह बनने जा। ठीक है, तो मैं आप सबसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस चीज को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों तक बढ़ावा करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं, ताकि इस तरह की हर लोग अगर इनिशिएटिव लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा भारत देश इस दुनिया का एक सबसे सबसे शक्तिशाली देश होगा। क्योंकि भोजन एक ऐसी चीज है, इसके बिना कोई जी नहीं सकता। आज कोरोना महामारी में देख लीजिए, किसी को भोजन नहीं मिला, कितने लोग कोरोना से ज्यादा तो मेरे को ऐसा लगता है लोग भूख से मर गए हैं। ठीक है, पलायन करके मर गए, रोड एक्सीडेंट में, ट्रेन एक्सीडेंट में लोग मारे गए। तो ये सबसे बड़ा हमारे लिए क्या है? भोजन, भूख। जब लोगों को खाना भोजन नहीं मिला तब तो एक जगह दूसरे का माइग्रेट किए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम खेती से जुड़े हुए होते तो शायद ये परेशानी आज के डेट में नहीं आता। क्योंकि कहीं ना कहीं शहर से गांव ज्यादा सुरक्षित होता है। हमें इस बात को मानना पड़ेगा, आज नहीं तो कल ये समझना पड़ेगा। आज हम ठीक है, हम एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे लिए एक सबसे बड़ा इशू है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम बनने जा रहा है। ठीक है, हमें ये सोचना पड़ेगा, हमें ये विचार करना पड़ेगा, तभी हम चीजों को सुधार पाएंगे। अन्यथा ये हमारे लिए आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या बनने जा रही है। ठीक है, तो इस बात पे अब हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप लोगों को कोई भी किसी प्रकार का अगर क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अभी मैं 2 मॉडल लेके चल रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया, वन इज टेरेस फार्मिंग, सेकेंड वन इज लैंड फार्मिंग। अगर कोई आपको कोई क्वेश्चन हो आप बताइए, और आने वाले समय में आपको अपडेट मिलती चली जाएंगी। धन्यवाद साहब, अब आप बताइए। हेलो। अमित, बहुत शानदार बातें आपने कई बताई। आपका बिजनेस मॉडल आपने बताया, ये सुनकर के बड़ा अच्छा लगा। एक बात तो ये समझ में आ गई कि हम जो खा रहे हैं वो जहर है। हमारे भोजन जी में बहुत ज़्यादा जहर मिला हुआ है, केमिकल मिला हुआ है, और इसी के जी कारण कैंसर और इस प्रकार की खतरनाक बीमारियां हो रही हैं। ये बात समझ में आ गई। अब मेरा बिल्कुल प्रश्न सर। है कि किसानों को क्या करना चाहिए? जो लोग खेती जी कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए? क्या जी पूरी तरह से केमिकल फ्री खेती कर सकते हैं? क्या पूरी तरह से जी पेस्टिसाइड फ्री खेती वो कर पाएंगे? ये मेरा प्रश्न है। जी क्या करना चाहिए जी इसके लिए, बिल्कुल। और क्या करना जी चाहिए जिससे उनको अपनी फसल की अच्छी कीमत मिले? क्योंकि किसानों की जी आमदनी बहुत कम हो रही है, किसानों की इनपुट जी कॉस्ट बहुत बढ़ रही है, बीजों के दाम बढ़ रहे जी हैं, वो फर्टिलाइजर जी पेस्टिसाइड खरीद रहे हैं, उनके दाम बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। और जी किसान जब फसल बाजार में बेचने जाता है या मंडी पे बेचने जाता है या सरकार को बेचता है तो उसको बहुत कम दाम मिलते हैं, तो उसका मार्जिन बहुत कम जी हो रहा है। तो किसान की आय जी बढ़े, इसके लिए क्या किया जी जाना चाहिए? ये मेरे दो प्रश्न हैं। जी और मेरे जी साथ में ही जो मीटिंग में मेरे दो प्रिय विद्यार्थी हैं यहाँ पे, यश शर्मा और शिरोन जी सिंह, इफ दे वांट टू आस्क जी एनी क्वेश्चन, यू आर आल्सो वेलकम। आप भी या अपने प्रश्न हैं कृषि के संबंध में, जी क्योंकि कृषि सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। कृषि को उद्योग जी मानिए, ये सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है, और कृषि को जी हमें आगे बढ़ाना होगा, तभी देश की तरक्की होगी। कृषि के अंदर जी इनकम होगी, तभी लोगों को कृषि में जुड़ने में आनंद आएगा, कृषि करेंगे लोग। और अगर खेती नहीं होगी, लोग कृषि से नहीं जुड़ेंगे, लोग कृषि में इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो हम अपनी दुनिया को बर्बादी की तरफ ले जाएंगे। तो जी मेरे दो प्रश्न मैंने आपके सामने रखे हैं, और जी मेरे विद्यार्थी अगर कोई प्रश्न पूछना चाहें तो वो चाहें तो जी पूछ सकते हैं, अगर उनकी जी इच्छा। हाँ अमित, आपके जी प्रश्न जवाब। सर, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आपकी जो 2 क्वेश्चन थे, उसका मैं एक बार आंसर देना चाहता हूँ। फिर जो भी यश शर्मा जी हैं और उनके साथ हम वार्तालाप करेंगे। सर, आपकी जो पहला क्वेश्चन ये था कि किसानों को क्या करना चाहिए। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहता हूँ सर, जैसा कि राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ठीक है, उत्तराखंड, इनके कुछ किसानों के साथ मैं मिला हुआ हूँ। ठीक है, मेरा एक सर्वे है, मेरा पर्सनल सर्वे है, मेरा ग्राउंड सर्वे है, जिससे कि पंजाब,
हाँ, अमित पाठक का कोई फोन आ गया, शायद वो फोन पर हैं। यश, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई डिस्कस करना चाहते हैं इस मुद्दे पर? एंड यश एंड शेरोन, इफ यू वांट टू शेयर एनी पॉइंट, यू आर वेलकम, एंड यू कैन शेयर योर पर्सपेक्टिव, व्हाट यू थिंक अबाउट इट. यस. No, sir, I have no doubt. The points are very clear. पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि वी ऑल शुड अंडरस्टैंड कि जो हम लोग अभी भोजन काम में लेते हैं, चाहे वो हम अनाज खरीदें बाजार से, चाहे सब्जियां बाहर से खरीदें, चाहे फ्रूट्स बाहर से खरीदें, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर हार्मफुल केमिकल्स मिले हुए होते हैं पेस्टिसाइड्स के रूप में। क्योंकि जो आज की जो कृषि विज्ञान है, आज के कृषि विज्ञान, उसमें ये पश्चिम का कृषि विज्ञान है, भारत का कृषि विज्ञान नहीं है। भारत के कृषि विज्ञान में ये सब नहीं था, ये पश्चिम का कृषि विज्ञान है। और इसने पूरी दुनिया में केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स और इन हार्मफुल तत्वों को बहुत ज़्यादा फैला दिया। आप देखिए, पंजाब में जिन जिन क्षेत्रों के अंदर खेती ज़्यादा होती है, वहाँ पर कैंसर के रोगी भी ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर किसान बहुत ज़्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड्स काम में लेते हैं। वो पेस्टिसाइड फसल में भी जाता ही है, साथ में पानी के साथ मिल करके ज़मीन के अंदर भी जाता है, और बाद में जब लोग पीने का पानी बोरवेल से निकालते हैं तो उसमें भी वो हार्मफुल केमिकल मिल करके आता है। और जब इतनी ज़्यादा मात्रा में शरीर के अंदर ये हार्मफुल केमिकल जाएगा तो आपको पता है क्या होगा। इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है लोगों के स्वास्थ्य पर। और आज पंजाब में कैंसर के पेशेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इनफैक्ट एक ट्रेन है जो जयपुर आती है पंजाब से होते हुए, और उस ट्रेन को कई लोग अब कैंसर एक्सप्रेस कहने लग गए हैं। बीकानेर में एक कैंसर हॉस्पिटल है, क्योंकि बीकानेर पंजाब के पास में है, तो उसमें उस हॉस्पिटल में किसी भी समय आप जाके देखेंगे तो आपको बहुत बड़ी संख्या के अंदर पंजाब से आए हुए मरीज मिलेंगे। उनको एक ही बीमारी नजर आएगी उन सब में, वो है कैंसर। कैंसर के इतनी ज़्यादा संख्या में बढ़ने का एक ही कारण है, वो है हार्मफुल केमिकल, नुकसानदायक केमिकल जो पेस्टिसाइड्स वगैरह के रूप में हमारे शरीर में जा रहा है। तो ये हम सबके लिए बहुत बड़ी त्रासदी होने वाली है, और इस त्रासदी से बचाव के लिए हमको ही आगे आकर के प्रयास करना पड़ेगा। हमको खुद कृषि से जुड़ना पड़ेगा, रूफटॉप फार्मिंग अडॉप्ट करना पड़ेगा, और जो लोग खेती कर रहे हैं उनको उचित मूल्य मिले, इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। जो लोग खेती में हैं उनको अपनी फसल का सही मूल्य मिले, इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। और जो लोग खेती करना चाहते हैं उन्हें एक बेहतर बिजनेस मॉडल के लिए प्रेरित करना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम इन समस्याओं का समाधान कर पाएँ। अमित अब वापस अपनी फ़ोन से फ्री हो गए हैं, तो अब मैं वापस अमित को, पाठक का स्वागत करता हूं। हाँ अमित, आपको मैंने जो 2 प्रश्न दिए थे उसका आप जवाब दे रहे थे। हाँ, आपका स्वागत है। जी जी बिल्कुल। तो पहले तो मैं माफी चाहता हूँ कि एक अर्जेंट कॉल आ गया था, इस वजह से हमें फोन डिस्कनेक्ट करना पड़ा। जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि किसानों को क्या करना चाहिए। मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरा ग्राउंड सर्वे है कई स्टेट के, कई राज्यों के किसानों के साथ। वो खुद के लिए जब भोजन उगाते हैं, चाहे वो गेहूं हो, सब्जी हो, चना हो, कुछ भी हो, ग्रीन हो, पल्सेस हो, एनीथिंग, व्हीट हो, राइस हो, वो ऑर्गेनिक ही उगाते हैं। उनको ये खुद को मालूम है कि हमें कौन सा चीजें यूज करना है, कैसे यूज करना है, और किस तरह, ताकि वो हमारे सेहत के लिए सही होगा। ये मैक्सिमम एटलीस्ट 100 में से 50% आज के डेट में जो किसान है वो अपने लिए अलग उगाता है, एक अलग खेत में उगाता है, उसे वो मालूम है। लेकिन हाई ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन के लिए जो किसान है वो बाजार में बेचने के लिए, सप्लाई ज्यादा करने के लिए, वो हैवी मेटल्स का, पेस्टिसाइड का, केमिकल का वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है। कहीं ना कहीं जो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री, जो पेस्टिसाइड कंपनीज है, उन्होंने एक R&D कर रखी है, रिसर्च कर रखी है कि अगर एक नॉर्मल तरीके से अगर 1 किलो प्रोडक्शन आ रहा है जैविक खाद यूज करके, लाइक गोबर का खाद, गौमूत्र का खाद, पत्तों का खाद, ठीक है, नीम की खली, सरसों की खली, इनकी अगर वो खाद बना करके यूज कर रहे हैं, तो उससे अगर 1 किलो प्रोडक्शन
आ रहा है, तो उन्होंने उसकी केमिकल रिएक्ट कराए, उसकी बायोप्सी कराए कि ठीक है, अगर हम इन केमिकल का अगर इस्तेमाल करते हैं तो 1 किलो से प्रोडक्शन कितना होगा। जब 1 किलो से प्रोडक्शन अगर 3 किलो, अगर 4 किलो या 5 किलो अगर होता है, तो वहां पे डेफिनेटली किसान को फायदा होगा। तो किसान क्या करता है, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वो इन केमिकल का इस्तेमाल करता है। ठीक है, उसके पीछे क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है उस गांव के अंदर, जो डिस्ट्रीब्यूटर है उस डिस्ट्रीब्यूटर को ये कहा जाता है कि आप इतने से इतना अगर बेच दोगे तो हम आपको दुबई की सैर करा देंगे, हम आपको सिंगापुर का सैर करा देंगे। तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी टारगेट दे दिया उस गांव का एक जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके ऊपर। वो किसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, फार्मर्स को। फार्मर्स को दिया दवा, फार्मर्स को क्या लगा, अगर एक बार उसने दवा का यूज किया और उसकी प्रोडक्शन 1 किलो से अगर 3 किलो हो गई, तो फार्मर्स को डोज दिया जाता है कि इतने डोज में डालना है। फार्मर्स थोड़ा ज्यादा उसके मन में होता है कि थोड़ा सा बढ़ा के डालू, वो कम नहीं थोड़ा बढ़ा के ही डालता। तो वो थोड़ा बढ़ा करके डालना, थोड़ा बढ़ा कर डालना, इससे क्या होता, मात्रा बढ़ जाती है। उसमें ये लिखा होता है कि आपको इसको 15 दिनों में इतने पानी में इतने एरिया में यूज। किसान ऐसा कभी नहीं करता। किसान क्या करता है, 15 दिन बोला तो 10 दिन में करेगा। वो 10 दिन में क्या करेगा, अगर 1 ढक्कन बोला है तो 2 ढक्कन डालेगा। अगर उसने 15 लीटर पानी में बोला है 1 ढक्कन डाल के 1 बीघे में इस्तेमाल करना, किसान उसको आधे बीघे में करता। जब इसकी एक ओवरऑल कैलकुलेशन जब मैंने किया तो देखा कि इसका 100 से 200% का वेरिएशन वेरिएशन आ गया। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो डोजेस बताई गई थी किसान को कि इतने मात्रा में ही यूज करना है, किसान उसको 100-200% ज्यादा मात्रा में यूज कर रहा है। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके ऊपर भी उसने भी उसके ऊपर प्रेशर है टारगेट अचीव करने का, दुबई और सिंगापुर का सैर करने का। और किसान के ऊपर वो प्रेशर बना रहा है कि आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। डेफिनेटली उससे प्रोडक्शन कुछ इनहेंस होती है, कुछ और बहुत ज्यादा करने से इनहेंस नहीं होती, क्योंकि प्रोडक्शन की भी एक लिमिट है। जो रिसर्च उसकी हुई है उस केमिकल का, उसका एक सीमा है, वो सीमा को क्रॉस नहीं कर सकता। ये चीजें होती हैं जिससे कि और ज्यादा प्रॉब्लम, परेशानियां फैल रही है। तो पहली बात है, किसान को ऑर्गेनिक उगाना चाहिए। डेफिनेटली ऑर्गेनिक उगाने में मैन पावर की थोड़ा कॉस्ट ज्यादा आती है, जो प्रोडक्शन है वो कम होता है नॉर्मल नॉन ऑर्गेनिक खेती से। तो किसान को ये चीज के ऊपर बहुत ध्यान रखना चाहिए कि ठीक है, हमें अगर देश बचाना है, खुद को बचाना है, तो हमें ये डिसीजन लेना होगा। जैसे आज कोरोना में देखिए हर लोग एक दूसरे को बचाने की कोशिश, एक दूसरे अपने आप को बचा रहे हैं। तो सेम यही प्रकार से किसान को भी सोचना होगा कि आज जो हम खेती कर रहे हैं, जो हम फसल उगा रहे हैं, इससे पूरे देश में, पूरे गांव में, शहर में, डिस्ट्रिक्ट में, मतलब जो भी राज्य में, एक तरह से इनडायरेक्टली वे में हम जहर फैला रहे हैं। तो पहली बात, किसान को ये डिसीजन लेना चाहिए कि हम मिल करके 20-25 किसान मिल करके एक साथ उनकी एक ब्लॉक बनाए और उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। ठीक है, बहुत सिंपल मेथड है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, कोई बहुत हैक्टिक मेथड नहीं। और आज से 50 साल पहले वो ऑर्गेनिक फार्मिंग ही कर रहे थे, वो जैविक खेती ही कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो आज की तरह हाई यील्ड प्रोडक्शन फार्मिंग कर रहे थे। तो सेम वही प्रकार है जो आज से 50 साल पहले कर रहे थे नेचुरल तरीके से, वही चीज आज उनको करने की जरूरत है, जिससे सारी चीजें वापस सही हो जाएंगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन था ये कि किसानों को रेट नहीं मिलता, बाजार में ये नहीं मिलता। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है कि किसानों को रेट नहीं मिलता। आज के डेट में सबसे बड़ी बात है कि कोई भी बाजार में अगर सब्जी लेने जाता है, वो 40 रुपए, 50 रुपए और 60 रुपए से कम कोई भी सब्जी बाजार में उपलब्ध नहीं है। कोरोना पीरियड को अगर हम हटा दे तो कोरोना पीरियड में तो सब्जियों की कीमत इसलिए कम हो गई क्योंकि सप्लाई नहीं, डिमांड नहीं था, सप्लाई बहुत ज्यादा था, जिस वजह से उसकी प्राइस गिर गई। 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए किलो रेट रहा। लेकिन अगर हम देखें नॉर्मल सीजन में, सिर्फ दिसंबर, जनवरी और फरवरी का महीना अगर छोड़ दीजिए, 15 नवंबर से लेकर के 15 फरवरी तक का सब्जियों की रेटें डाउन होती है, फिर भी 20 से 30 रुपए किलो होती है नॉर्मल चीजों की, जैसे गोभी है, पत्ता गोभी है, इन चीजों जो ठंड ऋतु में होती है। ओवरऑल अगर हम सब्जियों की रेट अगर हम देखेंगे तो 40 से 50 रुपए से कम कभी नहीं रहता है एवरेज, अगर मैं रेट निकालू मार्केट की तो। ठीक है, सीजनल वेराइटीज ऑफ वेजिटेबल्स की। लेकिन किसान को क्या मिलता है, 40 से 50 रुपए नहीं, किसान को मिलता है 10 रुपए, 8 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए, मैक्सिमम 20 रुपए। लेकिन बाजार में वही 20 रुपए वाली चीजें बिकती है 40 रुपए। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि किसान को वाकई रेट नहीं मिल पाता। ठीक है, वो रेट मेडिएटर्स के पास चला जाता है। लेकिन किसान अगर एक एजुकेटेड तरीके से अगर फार्मिंग करे कि ठीक है, एक शहर है, शहर के अंदर एक कॉलोनी है जिसका नाम है वैशाली नगर। वैशाली नगर के अंदर एक छोटा सा कॉलोनी है जिसका नाम है हनुमान नगर। हनुमान नगर के अंदर एक छोटा सा लेट से बी ब्लॉक है।
तो बी ब्लॉक के अगर 20 लोगों को किसान अगर गोद ले लेता है कि मैं आपके लिए जैविक तरीके से जैविक खेती करके हम आपको देंगे, चाहे वो चावल हो, दाल हो, गेहूं हो, सब्जी हो, ये चीजें हो, तो इससे बड़ी चीज कुछ नहीं हो सकती है। क्योंकि मैं ये मान के चलूं कि अगर ऐसे तरीके से अगर हम करने लगे तो ये समझ लीजिए पहली बात, इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान होगा वो होगा किसान। सबसे अमीर कैटेगरीज में आएंगे वो होंगे फार्मर्स। जैसे आप अमेरिका की बात करें, दूसरे कंट्रीज की बात करें, वहां पे सबसे रिच मैन होता है वो होते हैं किसान। ठीक है, क्योंकि किसानों का तरीका बिल्कुल वहां पे अलग है। अगर कंपेयर करें भारत से, वहां पे किसान को एजुकेट किया जाता है तब वो फार्मिंग करते हैं। ठीक है, आज यहाँ पे हमारे किसान डेफिनेटली कई ऐसे किसान हैं वो हाईली एजुकेटेड है, कई एजुकेटेड है, कई नॉन एजुकेटेड है। डेफिनेटली भारत एक कृषि प्रधान देश है, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन हमारे किसान कई ऐसे, सारे किसान का मैं नहीं कहूंगा, बट कुछ किसान है वो हमारे एजुकेटेड नहीं है। अगर किसान को हम एजुकेट करें, किसान को हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स बताएं, किसान को अगर हम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बताएं, अगर हम उनको आइडियाज बताएं, हम उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाएं, अपलिफ्टमेंट्स ऑफ फार्मर्स, अपलिफ्टमेंट ऑफ विलेजेस फार्मर्स, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारे लिए एक आने वाले समय या किसान के लिए, भारत देश के लिए, किसान के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा अगर वो एक आइडिया पे काम करें तो। ठीक है, तो ये मैं आपका जो दो क्वेश्चन था सर, उसका मैं ये आंसर देना चाहूंगा। इट्स माय परसेप्शन, मे बी इसके अलग अलग प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, अलग अलग वो चीजें हो सकती है, बट ये मेरा मानना है कि इस तरीके से हम कर सकते हैं सर। थैंक यू अमित, आपने हमारे सारे डाउट्स दूर कर दिए। बहुत ही सरल जी शब्दों में आपने अपनी बात रखी है। जो भी श्रोता ये मेरा जी वेबिनार देख रहे हैं, उन सब से निवेदन है कि अमित पाठक के नंबर हमने स्क्रीन पर डाले हुए हैं। आगे आपके कोई भी प्रश्न हैं तो आप अमित पाठक से सीधे ये प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके जो प्रश्न हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं और हम चाहते हैं कि आपके प्रश्न अमित पाठक तक पहुँचे और वो आपको इस क्षेत्र में और आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन दे सकें। अमित पाठक के जो प्रयास हैं वो अद्भुत प्रयास हैं, बहुत शानदार प्रयास हैं, लेकिन हम सबको उनको सपोर्ट करना है, हमें उनका हौसला बढ़ाना है, हमें उनका जो मिशन है, मैं उनका बिजनेस नहीं कहूँगा, ये उनका मिशन है। जिस मकसद के लिए वो काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा मकसद है। वो इतने बड़े मकसद के लिए काम कर रहे हैं, हम सब उनके इस मकसद में उनका सहयोग कर पाएँ तो ये बहुत अच्छा होगा हमारे देश के लिए भी और इस पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरी दुनिया के लिए। क्योंकि ये जो काम है, अमित पाठक ने एक बहुत बड़ी चुनौती ली है। जिस वक्त उन्होंने ये चुनौती ली उस वक्त ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अब थोड़ा थोड़ा आसान हो रहा है, क्योंकि अब तो हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वयं सब लोगों से कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग अडॉप्ट करिए। हर किसान से अनुरोध कर रहे हैं कि आप ऑर्गेनिक खेती शुरू करिए, जैविक खेती शुरू करिए। हमारे देश के अंदर ऐसे प्रयास हो रहे हैं सरकारी स्तर पर भी कि देश के अंदर किसानों की आय बढ़े। हालांकि सरकारी ब्यूरोक्रेसी है, जो अफसरशाही है, वो सबसे बड़ी बाधा है। हम चाहते हैं अफसरशाही कम से कम हो, देश के अंदर किसानों को सबसे ज़्यादा इज्जत दी जाए, सबसे ज़्यादा उनको रिस्पेक्ट दी जाए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज किसानों को तहसीलदार, पटवारी, गिरदावर आदि के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसी व्यवस्थाएं बंद हो, ये तभी संभव होगा जब आप भी अपनी आवाज़ उठाएंगे। मैं नियमित रूप से इस प्रकार की वेबिनार आयोजित करता रहता हूं। आप सबसे निवेदन है आप भी शरीक हों और जो हमारी वेबिनार की रिकॉर्डिंग है इसको आगे से आगे अधिक से अधिक लोगों तक दें, उनको बांटें, ऑनलाइन ट्रांसफर करें, उनको शेयर करें। क्योंकि ये जो काम है जिसे अमित पाठक ने शुरू किया था 4 साल पहले, उस काम को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको जुनून के साथ प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। जैसे इन्होंने बताया कि अगर हम स्वस्थ खाएंगे, यानी बिना केमिकल, बिना पेस्टिसाइड का भोजन करेंगे, तभी हम स्वस्थ रहेंगे और हमारी अगली पीढ़ी स्वस्थ रहेगी और एवरेज एज लोगों की बढ़ने लग जाएगी। आज आप देखिए कई देशों के अंदर और खास तौर पर जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है और जो कश्मीर का जो क्षेत्र है, लद्दाख का क्षेत्र है, वहाँ पे आप देखेंगे तो एवरेज एज बहुत ज़्यादा है।
100 से भी ज्यादा है। इतनी ज्यादा एवरेज एज इसलिए है क्योंकि वहां पे लोग शुद्ध भोजन कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, शुद्ध भोजन अपनाएं ताकि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, लंबा जीवन जिएं और दुनिया को ज्यादा से ज्यादा ये संदेश प्रसारित करें, हमें खुश रहना है, ज्यादा जीना है, जब तक जिए स्वस्थ रहें। और इसके लिए हम सबको ही प्रयास करने पड़ेंगे। हम सब मिल करके अमित पाठक के इस मकसद पे, जो इतना बड़ा काम ये अमित पाठक कर रहे हैं, उसमें इनको सहयोग प्रदान करें। आप सब मेरे इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जी सर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने हमें